नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे नोट सेट की एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, कैसे इसका मैनेजमेंट है, क्या ये होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग टोटल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो मिस ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होने वाला है यहाँ पे हाइपरटेंशन से प्रीवियस एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, डेफिनेशन में अपन बात करें, क्रोनिक कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इज persistently elevated, usually above 140 by 90 mmHg कि क्रोनिक कंडीशन जहां पे ब्लड प्रेशर लगातार एलिवेटेड बढ़ा हुआ है, यूजली मतलब जनरली अबव 140 से 140 बाई 90 mmHg से बढ़ा हुआ। अगर क्रोनिक टाइम की अपन बात करें तो 6 मंथ यहाँ पे अपन मान सकते हैं। 6 मंथ तक अगर लगातार बीपी 140 बाई 90 से ऊपर बढ़ा हुआ है तो उसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल अगर बीपी की बात करें, अपन नॉर्मल बीपी की अपन बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे 120 बाई 80 mm ऑफ एच रहने वाला है। मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी फुल फॉर्म होती है। एच मतलब मर्करी होता है। टाइप्स की अपन बात करें, हाइपरटेंशन की टाइप की बात करें तो हाइपरटेंशन के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी का दूसरा नाम होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका अपन बात करें कि क्यों होता है तो नो आइडेंटिफाइबल कॉजेज, कि कोई भी इसका कॉज है वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अपन बात करें तो ड्यू टू अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज, कि हेल्थ के अंदर कोई भी इश्यूज आता है उस वजह से हाइपरटेंशन होता है, मतलब किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या फिर किसी भी हेल्थ इश्यूज की वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हाइपरटेंशन के अंदर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी फेलियर, कि हाइपरटेंशन मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, जैसे कि MI, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं CVA, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड किडनी फेलियर। तो इन हाइपरटेंशन की वजह से अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन रहेगा काफी टाइम से तो हार्ट डिजीज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, किडनी फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन बात करें कि बीपी मेजरमेंट टूल की बात करें, इंस्ट्रूमेंट या टूल की बात करें, टूल कौन सा यूज किया जाता है बीपी को मॉनिटर करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ए स्पाइगमोमेनोमीटर, which is also known as blood pressure cuff or blood pressure monitor. The word sphygmomanometer comes from the Greek word spygmos, which means pulse. स्पाइगमोमेनोमीटर है वो वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द है जो स्पाइगमोस से है। स्पाइगमोस वर्ड का मतलब होता है पल्स। तो आपसे अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मेजर ब्लड प्रेशर का टूल इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्पाइगमोमेनोमीटर होता है। इसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। जोधपुर एम्स 2017, जोधपुर एम्स 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्पैग्मोमेनोमीटर की स्पेलिंग थी वहां पे, तो स्पेलिंग वहां पे 4 स्पेलिंग दी हुई थी, तो इसमें उनमें से राइट स्पेलिंग चूज करना था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पैग्मोमेनोमीटर की अपन बात करें तो इस तरह का होता है। ये एंड्रॉइड टाइप होता है, ये डिजिटल होता है, ये क्लॉक वाला ये भी एंड्रॉइड टाइप का ही होता है। यहाँ पे रीडिंग होती है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे ये पल्स रेट दिखाई जाती है। यहाँ पे ये बीपी कफ है, यहाँ पे भी ये बीपी कफ बोला जाता है इसको। इसके इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे पारा भरा होता है, इसको अगर इन्फ्लेट करते हैं तो पारा है वो ऊपर जाता है। इस तरह से मैं इसके एक अलग से वीडियो बन सकता है कि बीपी मेजरमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस तरह से एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं आपको। स्पाइगमोमेनोमीटर इस तरह का होता है।
यहाँ पे बीपी कप है, इसमें इन्फ्लेट करते हैं, इसको प्रेशर करके इन्फ्लेट करते हैं एयर को, जिससे बीपी कप इन्फ्लेट होता है। इनक यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के साउंड हेयर विथ स्टेथोस्कोप की तरह से इसको स्टेथोस्कोप की सहायता से साउंड को सुना जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ ऊपर की साइड शो करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे की साइड शो करता है। साउंड हेयर आर्टरीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो सिस्टोलिक होगा तो वहां पे इस तरह से नो साउंड आर्टरी इज ओपन, यहाँ पे इस तरह से होता है। यहाँ पे जो बीपी कप और जो स्टेथोस्कोप रखने की जगह होती है, एंटीक्यूबाइबल फोसा से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर बीपी कप को बांधा जाता है। साउंड की बात करें, साउंड का नाम होना है क्रोस्कोप, क्रोस्कोप साउंड बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपर टेंशन के क्लासिफिकेशन स्टेज के बारे में, ब्लड प्रेशर कैटेगरीज के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। अपन आगे बात करेंगे हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनके बारे में भी, उनके सफिक्स परफिक्स के बारे में अपन बात करेंगे, उनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो एक्शन और मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का इस टॉपिक से राइट होने वाले हैं। अगर अपन ब्लड प्रेशर कैटेगरी की बात करें, सिस्टोलिक यहाँ पे रहेगा अपर नंबर, डायस्टोलिक यहाँ पे लोअर नंबर के अंदर आएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अपन बात करें तो लेस देन 120 सिस्टोलिक। डायस्टोलिक की अपन बात करें तो यहाँ पे रहेगा 80 mmHg। यहाँ पे अगर नॉर्मल की बात करें तो 120/80 mmHg। एलिवेटेड को अपन बोल सकते हैं प्री हाइपर टेंशन, प्री हाइपर टेंशन, प्री हाइपर टेंशन स्टेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिस्टोलिक की बात करें, सिस्टोलिक यहाँ पे रहेगा 120 से 129 और डायस्टोलिक यहाँ पे रहेगा लेस देन 80 mmHg। ये हो गए यहाँ पे प्री हाइपरटेंशन स्टेज। एलिवेटेड रहेगा बीपी और प्री हाइपरटेंशन स्टेज रहेगा। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन फर्स्ट, तो यहाँ डायस्टोलिक, यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा 130 से 139, डायस्टोलिक रहेगा यहाँ पे 80 से 89। अगर अपन सिस्टोलिक की बात करें, सिस्टोलिक रहेगा 130 से 139, डायस्टोलिक की अपन बात करें तो यहाँ पे रहेगा 80 से 89। तो ये हो गई हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड की अपन बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नो सेट के एग्जाम के अंदर, इसलिए इस पर मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। हाइपरटेंशन स्टेज 2 की अपन बात करें, यहाँ पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो हायर 140 से हायर रहेगा, 140 mmHg से हायर रहेगा। डायस्टोलिक है वो 90 से ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 140/90 mmHg रहेगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की अपन बात करें, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर बीपी रहेगा, सिस्टोलिक की अपन बात करें तो यहाँ रहेगा 180/120 से ज्यादा बीपी यहाँ पे रहने वाला है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है इमीडिएटली। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के 2 टाइप्स होते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के 2 टाइप होते हैं। यहाँ पे एक होता है अर्जेंट, एक होता है इमरजेंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्जेंट और इमरजेंट के अंदर क्या होता है। यहाँ पे बीपी तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन नो ऑर्गन डैमेज साइन, नो ऑर्गन डैमेज साइन, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन डैमेज के यहाँ पे साइन देखने को नहीं मिलेंगे। इमरजेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन डैमेज साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस का भी क्लासिफिकेशन है और हाइपरटेंशन की जो स्टेज है, क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज बोल सकते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इनको नोट्स बना लेने आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए
फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कोजेज और रिस्क फैक्टर के अपन यहाँ पे बात करेंगे। हाइपरटेंशन के कोजेज और रिस्क फैक्टर की अपन बात करें तो कोज के अंदर यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी कोजेज क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी कोजेज के अपन अगर अपन बात करें तो प्राइमरी कोज यहाँ पे होगा फर्स्ट यहाँ पे जेनेटिक। प्राइमरी कोज यहाँ पे जेनेटिक, प्रीडिस्पोजिशन, एज हो सकती है, लाइफ स्टाइल फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं प्राइमरी कोजेज के अंदर। जेनेटिक हो सकता है या फिर एज, लाइफ स्टाइल फैक्टर। ये जेनेटिक और एज है, ये क्या होती है? नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए। सेकेंडरी कोज की अपन बात करें तो किडनी डिजीज के अंदर किडनी डिजीज हो सकती है कोज हाइपरटेंशन का। एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशन हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है कि वो हाइपरटेंशन करती हैं। रिस्क फैक्टर की अपन बात करें, रिस्क फैक्टर चार रिस्क फैक्टर एज मैंने बताया था, ओल्ड एज के अंदर कॉमन है कि यहाँ पे आर्थरोस्क्लेरोसिस ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, फैमिली हिस्ट्री होगी तो भी हो सकता है, हाई सॉल्ट ज्यादा नमक खाने से, हाई सॉल्ट इंटेक, अल्कोहल की वजह से, सैनिडेटरी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, एंड स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। अगर अपन एज की बात करें तो एज के अंदर क्या होता है कि जैसे आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, अपन बीपी मेजर करते हैं तो आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं। तो ओल्ड एज के साथ साथ आर्टरी की जो लेयर है वो यहाँ पे थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है। तो यहाँ पे पहले मान लो कि ये नॉर्मल, मान लो कि ये 20 साल वाले पर्सन की यहाँ पे आर्टरी है और ये यहाँ पे है 50 साल वाले की। तो 50 साल वाले के अंदर के यहाँ पे जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी की हार्डनेस बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ब्लड आसानी से जाएगा तो प्रेशर नहीं बनेगा इतना। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनेगा। जैसे कि पाइप, जो भी आपका पानी का पाइप होता है उसको आप आगे से दबा के कम कर देते हो तो वो प्रेशर बना जाता है। इसी वजह से इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ओल्ड एज के अंदर। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक, हाई सॉल्ट, सॉल्ट की वजह से सोडियम वाटर को रिटेन करता है जिससे हाइपरवोलेमिया होता है। हाइपरवोलेमिया के अंदर हार्ट पे लोड बढ़ता है और हाइपरटेंशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करें डायबिटिक्स के बारे में, इसके अलावा अपन बात करें एसी इनहिबिटर्स के बारे में। थर्ड नंबर पर अपन बात करेंगे ARBS एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में। और अपन बात करें बीटा ब्लॉकर के बारे में। बीटा ब्लॉक इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे, अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे, वैसोडाइलेटर्स के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के एग्जाम्पल अपन मोस्ट फेमस एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फुर्सेमाइड, स्पाइनोलेक्टोन। ये थायजाइड डायबिटीज के अंदर आता है। थायजाइड डायूरेटिक्स, 5 तरह के डायबिटिक्स। फर्स्ट हो गया थायराइड डायबिटिक्स, दूसरा हो गया लूप डायबिटिक्स जिसका फेमस एग्जांपल है फुर्सेमाइड। तीसरे अपन बात करें पोटेशियम स्पेरिटिक डायबिटिक्स, और चौथा होता है यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। लेकिन बीपी के लिए ये 3 ही यूज किए जाते हैं इसलिए यहाँ पे उनको मेंशन नहीं किया गया है। पांचवी की अपन बात करें तो होता है एसी इनहिबिटर्स, नहीं एनहाइड्रेज कार्बोक्सी एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जिसका फेमस एग्जांपल होता है एसिटाजोलामाइड डाइमॉक्स, जो ग्लूकोमा के अंदर यूज की जाती है। ये यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा के अंदर यूज की जाती है। सेरेब्रल एडिमा ब्रेन इंजरी के अंदर यूज किया जाता है। तो इस वजह से हाइपरटेंशन को कम नहीं करेंगे, लेकिन ये हाइपर वॉल्यूम को कम करते तो वो हाइपर जो
हाइपरटेंशन भी वो भी कम हो जाता है, लेकिन इनको इनिशियली यूज नहीं करते। हाइपरटेंशन के लिए ये 3 यूज किए जाते हैं, थायराइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, स्पाइरोलैक्टोन डायरेटिक्स। अगर पोटेशियम पोटेशियम पेशेंट के अंदर कम होता है तो ये हाई स्पाइरोलैक्टोन यूज किया जाता है कि ये पोटेशियम के एक्सक्रेशन को रोकता है। अपन देखते हैं कि डायरेटिक्स में उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मैकेनिज्म एक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे प्रमोट एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू द किडनी रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम। ये जो डायरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, सोडियम और वाटर को किडनी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हाइपरटेंशन वहां पे डिक्रीज हो जाता है। साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, सोडियम और पोटेशियम काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वाटर के यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने वाला, डिहाइड्रेशन भी होगा कि ये वॉल्यूम को बाहर रिड्यूस वॉल्यूम कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन करेंगे। हाइपोटेंशन तो करेंगे करेंगे। डिजीनेस, किडनी इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो डायरेटिक्स है वो एक अलग अलग पार्ट पे काम करते हैं। तो अपन नेफ्रॉन की जो किडनी की जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये है यहाँ पे ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ये बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्ट्यूल और इफरेंट आर्ट्यूल। एफरेंट आर्ट्यूल से ब्लड किडनी के यहाँ पे किडनी के अंदर आता है। एफरेंट आर्ट्यूल का डायमीटर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मोर डायमीटर, और इफरेंट आर्ट्यूल का डायमीटर होता है लेस डायमीटर। तो यहाँ पे अगर ज्यादा आ रहा है, डायमीटर बड़ा है, और आने वाले पाइप का डायमीटर बड़ा है, जाने वाले पाइप का डायमीटर छोटा है, तो ब्लड को क्या है थोड़ा रुकने का स्पेस मिल जाता है, रुकने के लिए टाइम मिल जाता है, और ब्लड यहाँ पे स्टेटिस मतलब यहाँ पे छन जाता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है बोमेन कैप्सूल के द्वारा यहाँ पे किडनी जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जिसको पीसीटी बोला जाता है। यहाँ पे ये आ गया लूप ऑफ हेनले जिसपे ये जो लूप डायोटिक्स काम करते हैं। लूप डायोटिक्स जैसे फुर्सेमाइड्स, लेसिक्स भी बोला जाता है फुर्सेमाइड को। इसके अलावा डीसीटी, ये जो स्ट्रक्चर्स को डीसीटी बोला जाता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट सीटी बोला जाता है। यहाँ पे वोर्टेक्स पार्ट आउटर मेडुला, इनर मेडुला यहाँ पे दिखाया गया। तो इस तरह से अलग अलग जो डायरेटिक्स है वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि यहाँ पे लूप डायरेटिक्स ड्रग्स का नाम फुर्सेमाइड, टोर्सेमाइड, प्रोटेटाइन। एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कॉन्ट्रासेप्टर। इफेक्ट की बात करें तो पोटेशियम को डिक्रीज करेंगे, सोडियम इन ब्लड इंक्रीज बाय कार्बोनेट एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं बॉडी के अंदर। थायराइड डायरेटिक्स, जो थायराइड लाइक डायरेटिक्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरोथायराइड, क्लोरोप्रोमाइड, इंडापमाइड, ये क्या करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल एडिशनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्शन करते हैं। इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ इनोक्लाइड, पोटेशियम को कम करेंगे, सोडियम मैग्नीशियम को कम करेंगे, और ये क्या करते हैं कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका साइड इफेक्ट हो सकता है हाइपरकैल्सीमिया। यूरिक एसिड लेवल को भी बढ़ाते हैं, क्लोराइड को ये डिक्रीज कराते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जिसका मैंने एग्जांपल बताया, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, ये क्या प्रोक्सिमल कन्वल ट्यूब पे काम करते हैं। इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पोटेशियम सोडियम को डिक्रीज कराएंगे, बाइकार्बोनेट को एक्सीड कराएंगे, कार्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये करवाएंगे। तो यहाँ पे इंट्रो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया आपको डायरेटिक्स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें फुर्सेमाइड, फेमस डायरेटिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइड इफेक्ट की अपन बात करें, फुर्सेमाइड को डिक्रीज बीपी कराएगा, फोटोसेंसिटिविटी कराएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, पोटेशियम को यहाँ पे डिक्रीज करेगा। यूजेस की बात करें, एडिमा में यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज किया जा सकता है, एसाइटिस के अंदर यूज किया जाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये करवाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी फुर्सेमाइड ऑटोटॉक्सिसिटी भी करवा सकता है। इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ACE
इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, इसको समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सिस्टम की मैकेनिज्म के बारे में, कि वो मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं RAS सिस्टम, रास सिस्टम बोला जाता है जिसको। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम की बात करें यहाँ पे अपन, रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सबसे पहले बीपी, ब्लड के अंदर ड्रॉप हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, कि बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर वो डाउन हो गया, तो सबसे पहले किडनी के पास मैसेज आएगा, क्योंकि किडनी के पास परफ्यूजन कम जाएगा, वॉल्यूम कम जाएगा, तो रेनिन रिलीज होगा किडनी से, किडनी रिलीज करेगी रेनिन को, यहाँ पे RENIN है स्पेलिंग, आपको ध्यान रखना। अब रेनिन क्या करेगा कि लीवर से आएगा एंजियोटेंसिनोजन, लीवर से आएगा एंजियोटेंसिनोजन और किडनी से आएगा रेनिन। जो रेनिन है, रेनिन एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन टू फ्रॉम एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कि जो रेनिन आया था, जो लीवर से आया था एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन बदलेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट के बाद क्या होगा कि लीवर से आता है, सॉरी लंग से आता है AC एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज फ्रॉम लंग्स, तो लंग्स से AC आया, वो क्या करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। AC एक्ट ऑन एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू फ्रॉम एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड दो काम करता है, एक तो काम करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट ऑन द एड्रेनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा एड्रेनल ग्लैंड से, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर H2O, कि जो एल्डोस्टेरोन किडनी को स्टिमुलेट करता है कि सोडियम क्लोराइड का आपको रीअब्जॉर्प्शन करना है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे करना है, इस तरह से यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके अलावा तो उससे बीपी बढ़ जाएगा। इसके अलावा सेकंड एक्शन क्या होगा एंजियोटेंसिन सेकंड का, कि एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल्स स्टिमुलेटिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नैरोइंग, कि एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड वेसल को भी थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे यहाँ पे ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे देखो डायलेशन हो रखी है ब्लड जो आर्टरी है, तो और ये यहाँ पे दिखाया गया है, कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे बीपी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो काम करता है। रास सिस्टम जिसको बोल जाते हैं AC इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामाप्रिल, या अगर सफिक्स की बात करें अपन, सफिक्स का मतलब पीछे लगने वाले, तो सफिक्स की अपन बात करें तो यहाँ पे प्रिल है, वो यहाँ पे पीछे लगने वाला प्रिल सफिक्स यूज किया जाता है AC इनहिबिटर के लिए। अब AC इनहिबिटर काम कैसे करते हैं, इनहिबिट AC इनहिबिटर एंजाइम रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर लीडिंग टू वैसोडाइलेशन एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन AC इनहिबिटर को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, AC इनहिबिटर को यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, तो AC इनहिबिटर को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, तो AC इनहिबिटर को ब्लॉक कर रहे हैं तो एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे बनेगा ही नहीं। AC इनहिबिटर को ब्लॉक कर रहे हैं तो एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा नहीं, एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो बीपी यहाँ पे बढ़ने वाला नहीं है, तो इस वजह से बीपी यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो ड्राई कफ होने वाला है, यहाँ पे हाई पोटेशियम लेवल हो सकता है, फैटिक, डिजीनेशन एंड रेयर एंजियो एडिमा यहाँ पे हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रखने वाला यहाँ पे ड्राई कफ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला, मोस्ट कॉमन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन सफदरगंज के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो एग्जाम वहाँ पे कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ARBS इनहिबिटर्स, ARBS
ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एआरबीएस ब्लॉकर का, एआरबीएस का मतलब होता है एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी एआरबीएस एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो जैसे लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन जो कि 40 mg की आती है एग्जाम, जो टेबलेट आती है 40 mg की टेलमिसार्टन। एक्शन ऑफ मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स, प्रिवेंटिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्रोमोटिंग ब्लड वेसल रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे, पीछे वाले स्लाइड के अंदर अपन बात करें तो एआरबीएस आ रहा है यहाँ पे, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे एआरबीएस को ब्लॉक कर देंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे, तो एंजियोटेंसिन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एल्डोस्टेरोन को यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, तो ये आगे की जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे रुक जाएंगे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स का नहीं हो पाएगा, जिससे कि बीपी यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। जो वेसल्स है, जो वेसल्स हैं यहाँ पे रिलैक्स रहेंगी, तो बीपी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो एआरबीएस एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर है ये काम करते हैं। इसकी अगर बात करें सफिक्स की, सफिक्स तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सार्टन, सार्टन वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन ड्रग इसकी यूज की जाती है, टेल मी सार्टन, मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमन यूज ड्रग। हॉस्पिटल सेटअप के अंदर आपको हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ये टेबलेट ज्यादा यूज करने को मिलेगी। साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो डिजीनेस, हेडेक हो सकता है, हाई पोटेशियम, फैटिक, लेस कप कंपेयर टू एसी इनिबिटर। एसी इनिबिटर ज्यादा कप प्रोड्यूस करती है, तो कफ वाले पेशेंट को ये टेबलेट दे सकते हैं, उसके मुकाबले एसी इनिबिटर का क्या था, सफिक्स प्रिल। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें बीटा ब्लॉकर की। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर की बात करें तो एटेनोल, मेटोप्रोपोलोल, प्रोपोनालोल, जिनके अंदर लास्ट में लोल आता है उनको यहाँ पे बीटा ब्लॉकर बोला जाता है। सफिक्स की अपन बात करें, सफिक्स, सफिक्स की अपन बात करें, सफिक्स होता है पीछे लगने वाला वर्ड और परफिक्स होता है आगे लगने वाला वर्ड। तो एल ओ एल की बात करते हैं, लोल। मैकेनिज्म एक्शन की अपन बात करें तो बीटा ब्लॉक, ब्लॉक बीटा एडरेनर्जिक, block beta adrenergic receptor, reducing heart rate and cardiac output, lowering blood pressure। कि जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, बीटा ब्लॉकर दो होते हैं, बीटा ब्लॉकर 1, बीटा ब्लॉकर 2। बीटा ब्लॉकर 1 होता है वो हार्ट के अंदर होता है, हार्ट एक होता है, इसलिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर फर्स्ट। बीटा ब्लॉकर 2 होते हैं वो होते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स पे काम करते हैं वो। तो यहाँ पे इस तरह से यूज किया जाता है मेटोप्रोपोनोल। ये बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं किसके अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। अस्थमा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहने वाली है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा अस्थमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। साइड इफेक्ट की अपन बात करें, फटिग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ब्रशिंग अस्थमा इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल। कि कुछ जिन पेशेंट को अस्थमा होने की ससेप्टिबिलिटी होती है उनके अंदर जो अस्थमा है वो यहाँ पे सीवियर हो सकता है, तो इसलिए अस्थमा वाले पेशेंट को ये बीटा ब्लॉकर है वो नहीं दी जाती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो बीटा ब्लॉकर देने से पहले पेशेंट को पूछ लेना है कि अस्थमा का हिस्ट्री तो नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBS बोला जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एम्लोडिपिन, डिलिटिजेम, वेरापामिल। सफिक्स की अपन बात करें, सफिक्स, सफिक्स यहाँ पे रहने वाला डिपिन, एम्लोडिपिन जो 5 mg भी आती है, 10 mg भी आती है, और एक आती है टेल्मा एम, टेल्मा एम, टेल्मा एम आती है जिसके अंदर क्या होता है 40 mg टेल्मा होती है
प्लस 5 या 10, 5 और 10 mg होती है यहाँ पे टेल्मा एम, ये एम्लोडिपिन होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है उसके अंदर, जिसको टेल्मा एम बोला जाता है। मैकेनिज्म एक्शन की अपन बात करें तो block calcium influx into heart and block vessel muscle cell, reducing contraction strength and relaxing blood vessels। कि जो कैल्शियम सीसीबीज होती है वो क्या करती है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स का मतलब होता है इंटर करना, इंटर करने से रोकती हैं कैल्शियम को हार्ट के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर। उससे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्ट्रेंथ एंड रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, रिड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे कि स्ट्रेंथ हो जाती है और ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे बीपी यहाँ पे कम हो जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो पेडल एडिमा, यहाँ पे एडिमा मोस्टली पेडल एडिमा देखने को मिलेगा। डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और नोजिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन यहाँ पे साइड इफेक्ट पूछा जा सकता है आपसे पेडल एडिमा एग्जाम के अंदर। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पेडल एडिमा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। अल्फा ब्लॉकर्स के एग्जांपल की बात करें यहाँ पे पैराजोसिन, डोक्साजोसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें ब्लॉक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लीडिंग टू वेसोडाइलेशन। ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे वहां पे वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस, पाल्पिटेशन और ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेसोडाइलेटर की। वेसोडाइलेटर एग्जांपल के बात करें हाइड्रालाजाइन, मिनोक्सिडिल। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें डायरेक्टली रिलैक्स ब्लड वेसल वॉल रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस। कि डायरेक्टली क्या करते हैं, वेसोडाइलेट वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिससे कि रेसिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है और हेडेक यहाँ पे हो सकता है। वेसल डायलेट होगी तो वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन यहाँ पे हो सकता है वेसल्स के अंदर। तो इस तरह से वेसोडाइलेटर यहाँ पे काम करती है। कंक्लूजन की बात करें अपन यहाँ पे कंक्लूजन एंड मॉनिटरिंग हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज, डाइटरी चेंजेस, लो सोडियम यहाँ पे यूज करना होता है, वेट लॉस करना होता है, स्मोकिंग सिजेशन करना होता है, स्मोकिंग को रोकना होता है, मॉनिटरिंग, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप कि रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना होता है, अडहेरेंस टू मेडिकेशन, वॉच फॉर साइड इफेक्ट को देखना होता है। फर्दर डायरेक्शन की बात करें तो रिसर्च ऑन न्यू ड्रग्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, ये अभी नई नई रिसर्च चल रही है। डाइट की अपन बात करें तो डाइट यहाँ पे लो साल्ट डाइट लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे डैश डाइट बोला जाता है। डाइट की अपन बात करें तो लो साल्ट डाइट और एक होता है डैश डाइट, DASH। डैश की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। डैश की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो यहाँ पे अपन बात करें डैश की फुल फॉर्म की, तो यहाँ पे होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन। तो इस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।